हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑलरेडी 3 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये उस कंटिन्यूएशन में हमारी 4th वीडियो है। ये जो हमारा डीबीएमएस वाला पार्ट है, एसक्यूएल क्वेरीज हैं, ये हमारे 2020 और 21 वाले बैच के लिए यूनिट 2 का पार्ट है। जैसा कि आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे आपके सामने फ्रंट में, ये मैंने इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस की पीडीएफ ओपन की हुई है। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये हमारी सेकेंड यूनिट जो है ये है डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। तो 2020-21 वाले सेशन के लिए एसक्यूएल क्वेरीज हमारी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। बट जो हमारा 2019-20 वाला बैच है, जिनका एग्जाम अभी 7 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट था। क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो डीबीएमएस 3rd यूनिट में था, सेकेंड यूनिट उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। बट क्योंकि अभी तक उनका एग्जाम हुआ नहीं है तो ये वीडियोस उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में जो है थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये देखिए ये है हमारा 2020-21 वाले सेशन का सिलेबस। तो इस वाले पार्ट में से ये वाला जो एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुपिंग और ऑपरेशंस, ये सारा पार्ट जो है ये पार्ट सेम है जो कि हमारे 1920 वाले बैच में था। ये पार्ट हमारे 1920 वाले बैच में भी था और 2021 वाले बैच में भी है। बट ये जो फंक्शंस है, मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस, ये फंक्शंस की तीनों टाइप जो है ये हमारे 1920 वाले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उनके 12th में नहीं था। बट अब जो 2020-21 वाला बैच है उनके सिलेबस में ये पार्ट भी इंक्लूडेड है क्योंकि उन्होंने ये पार्ट अपनी 11th क्लास में नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली अगर फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर चाहे वो 1920 वाला बैच हो या फिर 2021 वाला बैच हो, ये पूरा ही सिलेबस दोनों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीबीएमएस जो है वो हमारा काफी मार्क्स कवर करता है। फर्स्ट यूनिट जो थी वो हमारी 30 मार्क्स की एग्जाम में आ रही थी। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है जिसमें से 30 मार्क्स की हमारी फर्स्ट यूनिट आती है जिसमें हम पाइथन पांडास के बारे में पढ़ते हैं। और ये यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं जो कि हमारी 25 मार्क्स की आती है। तो बेसिकली हमारे 55 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स और 25 मार्क्स आउट ऑफ 70 बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। तो इसलिए जो है ये दोनों यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd और 4th यूनिट आप देख सकते हैं, 3rd यूनिट सिर्फ 7 मार्क्स की है और 4th यूनिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स की है। तो बेसिकली आधे से ज्यादा सिलेबस जो है, इवन आप कह सकते हैं कि 3/4 सिलेबस जो है वो हमारा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में ही कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों यूनिट्स को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने ये दोनों यूनिट्स अच्छे से कर ली तो आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में या कंप्यूटर साइंस में जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कितना पार्ट इसमें से कवर कर लिया है। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में पढ़ा था, ये वाला पार्ट जो था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे। ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हम कर चुके हैं, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, काउंट स्टार। थर्ड वीडियो जो हमने की थी उसमें हमने ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये वाले जो दोनों पार्ट हैं वो वाले पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आपको हर पार्ट का प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ करके दिखाती हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर है दैट डिपेंड्स ऑन जॉइंस एंड इंडेक्सेस, दैट इज ऑपरेशन ऑन रिलेशन। तो ये नया चैप्टर जो है हमारे इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जॉइन कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन और नॉन इक्वी जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सारी तरह के जॉइंस हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये चैप्टर जो है बहुत वास्ट है तो एक वीडियो में कंप्लीट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट इसकी स्टार्टिंग हम आज करेंगे, फिर धीरे धीरे जितना पोर्शन कवर हो पाएगा हम उसे कवर करेंगे और इसके बाद जो है हम अपने फंक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैथ,
टेक्स्ट एंड डेट फंक्शन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो उन्हें लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो इसलिए कमेंट्स करते रहिए। और हाँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट आते हैं तो आप वो डाउट्स भी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास जो है वो है हमारी SQL जॉइंस एंड इंडेक्सेस। ठीक है, sometimes we need information that is coming from more than one table। तो अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि हम जॉइंस का हमारी लाइफ में यूज क्या है। हमने DBMS में SQL क्वेरीज पढ़ी, जहां पे हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स भी पढ़ी, हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स भी पढ़ी। सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हमने अलग अलग तरह की क्वेरीज करना सीखा। फिर उसके बाद हमने ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शन सब हमने पढ़ लिया। हम टेबल पे किसी भी तरह का ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमें जॉइंस की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास अलग अलग टेबल्स होती हैं तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कई टेबल्स को मिला के चाहिए होती है, यानी कि हमें जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें एक टेबल से नहीं मिल पा रही होती, वो हमें मल्टीपल टेबल्स से कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उस केसेस में हमें जरूरत पड़ती है जॉइंस की, दैट व्हेन वी नीड इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम मोर देन वन टेबल, की जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए अगर वो एक से ज्यादा टेबल्स से आ रही है तो उस केस में जॉइंस जो है वो नेसेसरी हो जाते हैं। इफ टेबल्स आर लिंक्ड विद सम कॉमन फील्ड, अगर उन टेबल्स में कोई कॉमन फील्ड है, you can easily join the table and fetch the desired information। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों टेबल्स को जो है इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और उनपे से अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो फैच कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी टेबल्स में कोई कॉमन फील्ड नहीं है तो आप उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर दोनों टेबल में कोई कॉमन फील्ड है तो उन टेबल्स को ज्वाइन करना जो है वो इजी हो जाता है और हम अपनी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली फैच कर पाते हैं। दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट द टेबल जॉइंस that you can create in SQL। तो हम SQL में जो joins create कर सकते हैं इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Also this chapter will introduce indexes in SQL that are very useful for fast result in querying, especially with range databases। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो जॉइंस आ रहे हैं, जॉइंस के बाद जो है वो एक टॉपिक है इंडेक्सेस का। इंडेक्सेस जो है वो डाटाबेस में बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो हमें डाटाबेस से क्वेरीज को बहुत फास्टली फेच करने में हेल्प करते हैं। फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, पहले हम जॉइंस पे ही फोकस करेंगे, उसके बाद जो है हम इंडेक्सेस पे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जॉइंस। A join is a query that combines rows from two or more tables। join क्या होता है? join वो क्वेरी होती है जो दो या दो से ज्यादा टेबल्स की रोज को आपस में कंबाइन कर देती है। ठीक है, सारी लाइंस को ध्यान से समझते जाइएगा, और फिर भी अभी थ्योरेटिकली कई बार कई चीजें क्लियर नहीं होती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज करके दिखाऊंगी, इसलिए पेशेंस रखिएगा और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। In a join query, more than one table are listed in from clause। अभी तक आपने जितनी भी SQL क्वेरीज पढ़ी, फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम हमेशा एक ही टेबल का नाम देते थे जिस टेबल से हमें डाटा को फेच करना होता था। बट जब हम जॉइन क्वेरी यूज कर रहे होते हैं तो फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम एक से ज्यादा टेबल्स के नाम मेंशन करते हैं क्योंकि हम एक से ज्यादा टेबल्स में से डाटा को फेच कर रहे होते हैं। The function of combining data from multiple tables is called joining। और मल्टीपल टेबल्स के डाटा को कंबाइन करने का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। इस क्वेरी को ध्यान से देखिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, DEPT। ठीक है,
अब यहाँ ये EMPL शो कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल, DEPT, डिपार्टमेंट टेबल, यानी कि दो टेबल क्रिएटेड हैं जिनके नाम क्या रखे हैं, EMPL और DEPT। ठीक है, हम टेबल नेम जनरली ज्यादा बड़े नहीं रखते हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट टेबल का नाम DEPT रख दिया और एम्प्लॉय टेबल का नाम EMPL रख दिया। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं EMPL टेबल से, वो लोग बहुत वेरी वेल अवेयर होंगे, क्योंकि EMPL टेबल हमने काफी यूज कर ली है। अब जब हमने यहाँ क्वेरी इस तरीके से लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL कोमा डिपार्टमेंट, तो इस केस में होगा क्या, जब हम लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनी टेबल नेम, तो उस केस में जिस भी टेबल का नाम हमने लिखा होता था उस टेबल का सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता था। बट यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो दो टेबल्स के नाम दे दिए, एम्प्लॉय टेबल का भी और डिपार्टमेंट टेबल का भी। तो अब ये क्वेरी जो है कैसे एग्जीक्यूट होगी, दिस क्वेरी विल गिव यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस टाइप की क्वेरी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्वेरी जो हमें रिजल्ट देगी वो रिजल्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो होता क्या है। All possible concatenations are formed of all the rows of both the tables EMPL and DEPT। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों टेबल्स की रोज के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी EMPL टेबल में 5 रोज हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल में 2 रोज हैं, ठीक है, तो टोटल रोज हमें आउटपुट में कितनी मिलेंगी, टोटल रोज जो हमें मिलेंगी वो मिलेंगी 10 रोज। 10 रोज क्यों मिलेंगी, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल की हर रो डिपार्टमेंट टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन होगी, यानी कि जो EMPL टेबल की मान लीजिए ये 5 रो है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हमारी EMPL टेबल की 5 रोज हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी डिपार्टमेंट टेबल की 2 रोज हैं, ठीक है। अब जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो एम्प्लॉय टेबल की 5 रोज पहले डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद एम्प्लॉय टेबल की ये 5 रोज जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की सेकंड रो के साथ कनेक्टेड होंगी। तो पहले 5 रोज जब फर्स्ट रो के साथ कनेक्टेड हुई तो 5 रो बन गई, और फिर से 5 रो जब सेकंड रो के साथ कनेक्टेड हुई तो 5 रो और बन गई, तो टोटल कितनी रोज बन गई, 10 रोज। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे दोनों टेबल्स की रोज के बीच में वो हमने बना दिए, तो हमें आउटपुट में कितनी रोज मिली, 10 रोज मिली, ठीक है। दैट इज when no particular row using where clause, यानी कि जब हमने कोई where clause नहीं लगाया, कोई particular row select नहीं की, when no particular row and column are selected, यानी कि जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं हुआ। आप देखिए सेलेक्ट लिस्ट में भी हमने किसी कॉलम का नाम नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, स्टार, यानी कि सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। हमने कोई वेयर कंडीशन भी नहीं लगाई थी तो कोई रो भी सेलेक्ट नहीं हुई। तो बेसिकली ना रोज पे कोई कंडीशन लगाई और ना कॉलम्स पे कोई कंडीशन लगाई। सच एन ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, और इस तरह के ऑपरेशंस को अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइंस भी कहते हैं, क्योंकि इस पे हमने ज्वाइनिंग करते टाइम कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। इट रिटर्न्स n1 क्रॉस n2 rows where n1 is the number of rows in the first table and n2 is the number of rows in the सेकेंड टेबल। तो ये मैंने आपको अभी बताया ही कि अगर मान लीजिए फर्स्ट टेबल में 5 रोज और सेकेंड टेबल में 2 रोज हैं तो हमें रिजल्ट कितने मिले, 10 रोज मिली। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि रिजल्टेंट रोज कितनी होती है, फर्स्ट टेबल की नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टेबल की नंबर ऑफ रोज। अगर फर्स्ट टेबल में n1 रोज हैं और सेकेंड टेबल में n2 रोज हैं तो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 जो है उतनी हमें रिजल्टेंट रोज मिलेंगी, क्योंकि फर्स्ट टेबल की सारी रोज जो हैं वो सेकंड टेबल की सारी रोज के साथ कनेक्ट होंगी। जहां मैंने आपको ये करके ही दिखाया कि अगर फर्स्ट टेबल में 5 रोज थी, सेकंड टेबल में 2 रोज थी, तो पहले फर्स्ट टेबल की 5 टेबल्स जो हैं सेकंड टेबल की फर्स्ट रो से
कनेक्ट होंगी, फिर ये 5 की 5 रोज जो है वो सेकंड रो से कनेक्ट होंगी, तो टोटल कितनी रोज बन गई? 10 रोज बन गई। ठीक है, बट ज्वाइनिंग इज नॉट दिस एट ऑल। बट ज्वाइनिंग का मतलब सिर्फ इतना जो है नहीं होता है। इट इज मच मोर यूजफुल इन मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू डिराइव डाटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। तो जब भी हमें एक टेबल से ज्यादा टेबल्स को यूज करके डाटा डिराइव करना होता है, तो वहां पे हमारे लिए जॉइंस जो है बहुत यूजफुल होते हैं। उनका पर्पज सिर्फ इतना नहीं होता है। अब आगे जाने से पहले एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली जो है करके दिखाती हूँ कि ये चीजें जो हैं वो किस तरीके से होती हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली करने के लिए हमारा जो जनरली बुक में है, बुक में हमें MySQL सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिया हुआ है, बट हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्योंकि ज्यादातर क्वेरी जो है एसक्यूएल की वो सेम रहती है, सिर्फ माइनर डिफरेंस होता है कहीं कहीं किसी कमांड में। अदरवाइज अभी तक मैंने आप लोगों को जितना प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसमें आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि ज्यादातर क्वेरीज जो है वो सेम होती है। सिर्फ हमने एक दो जगह इश्यू देखा था जो कि MySQL में वर्क करती हैं, बट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सामने ये एक टेबल मैंने ओपन की हुई है, क्योंकि मैंने एक डाटाबेस बनाया हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, और उस डाटाबेस में एक टेबल मैंने क्रिएट की थी EMPL। तो EMPL टेबल में ये सारा डाटा मैंने पहले से स्टोर कर रखा है, क्योंकि जब हम वीडियो के टाइम पे ही अगर मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और फिर स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैंने एक टेबल ये पहले से बना के रख ली है, दूसरी मैं आप लोगों के सामने आपको बना के दिखाऊंगी ताकि जिन स्टूडेंट्स को टेबल क्रिएशन में थोड़ा बहुत डाउट होता है उनका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपकी EMPL टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर स्टोर्ड है, एम्प्लॉय का नाम स्टोर्ड है, जॉब स्टोर्ड है उनकी, उनके मैनेजर नंबर स्टोर्ड है, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। अब जब हमें ज्वाइनिंग करनी है तो हमें कितनी टेबल्स की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली मिनिमम 2 टेबल्स चाहिए हमें ज्वाइनिंग करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक दूसरी टेबल भी क्रिएट करेंगे। हम मान लीजिए दूसरी टेबल डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्रिएट कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम रख लेते हैं DEPT, जो कि बिल्कुल हमारी बुक वाले नेम्स हो गए हैं, EMPL और DEPT। अब इसमें हम स्टोर करेंगे डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर का डाटा टाइप हम इंट ले लेते हैं और वो यहाँ पे हम उसे प्राइमरी की भी बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टोर कर लेते हैं डिपार्टमेंट का नाम, ये हम varchar टाइप का ले लेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लोकेशन, कि डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहां से हमने एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हमें ज्वाइनिंग करनी है तो हमें टेबल के अंदर रोज भी चाहिए, तो हमें टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज DEPT। उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। पहले हम डिपार्टमेंट नंबर दे देते हैं, उसके बाद हम डिपार्टमेंट नेम दे देते हैं। डिपार्टमेंट नेम हमने दे दिया रिसर्च। लोकेशन मान लीजिए हम दे देते हैं दिल्ली। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये देखिए 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई। अब इसके बाद हम सेकेंड रो इंसर्ट कर देते हैं। इस डिपार्टमेंट का नाम हम मान लीजिए ले लेते हैं एनालिसिस। इसकी लोकेशन हम डाल देते हैं चेन्नई। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए फिर से 1 रो इफेक्टेड, यानी कि 2 रोज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। बाकी की रोज बाद में इंसर्ट करेंगे। पहले एक बार जो हमने अभी अभी पढ़ा था हम वो क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 रोज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी जो हमने अभी अभी इंसर्ट की।
ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जो हमने अभी जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेरी पढ़ी थी अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन की, जिसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला, जिसमें हम किसी तरह की कंडीशन जो है नहीं लगा रहे, अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अब वो कंडीशन हमारी क्या थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL DEPT। ठीक है। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, EMPL टेबल की हर रो जो है वो डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्ट हो जाएगी। EMPL टेबल में हमारी कितनी रोज थी, 10 रोज थी। डिपार्टमेंट टेबल में हमारी कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो टोटल जो हमें रोज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 20 रोज मिलेंगी। और कॉलम्स हमें कितने मिलेंगे, जो EMPL वाले सारे कॉलम्स थे वो भी, और जो डिपार्टमेंट नंबर वाले सारे कॉलम्स थे वो भी। ये देखिए डिपार्टमेंट टेबल में 3 कॉलम है, और मैं आपको एक बार EMPL टेबल दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए EMPL टेबल में हमारे 7 कॉलम्स है, तो टोटल हमें 10 कॉलम्स मिलेंगे। और एक चीज, ये डिपार्टमेंट नंबर हमारा EMPL टेबल में भी है और ये डेप्थ टेबल में भी है, तो ये वाला कॉलम जो है वो हमारा 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारी ज्वाइन क्वेरी है। और ये देखिए ये हमें आउटपुट मिला। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय टेबल की सारी रोज जो है वो पहले डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल की सारी रोज जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की सेकेंड रो के साथ कनेक्ट हो गई, और टोटल हमें आउटपुट में कितनी रोज मिली, 20 रोज मिली। ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन, जिसमें हमने किसी तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं लगाई है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लुकिंग एट द EMPL टेबल, when we can see that we have a column called department number। EMPL जो हमारी टेबल है उसमें हमारे पास एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर। अब इस चैप्टर में हमें EMPL टेबल नहीं दी हुई, क्योंकि वो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट मैंने आप लोगों के लिए वो भी ओपन की हुई है, ताकि आप लोग जो है साइड बाय साइड कंपेयर कर पाए। ये हमारी EMPL टेबल थी, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर स्टोर थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम कौन सा था, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। अब सपोज वी ऑल्सो हैव अ टेबल कॉल्ड DEPT। मान लीजिए हमारे पास एक और टेबल है डिपार्टमेंट, ये वाली टेबल, विच कैरीज एट्रीब्यूट सच एज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। और ये रही वो टेबल, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर स्टोर्ड है, डिपार्टमेंट का नाम स्टोर्ड है, और उस डिपार्टमेंट की लोकेशन जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है। हियर इज द डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। तो जब आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉल किया तो डिपार्टमेंट टेबल की सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो गई, यानी कि ये वाली जो आपकी टेबल है वो टेबल डिस्प्ले हो गई। अब इसके बाद करना क्या है, नाउ सपोज वी नीड टू नो द ऑफिस लोकेशन फॉर द एम्प्लॉय नेम्ड अनूप। जिस एम्प्लॉय का नाम अनूप है, हमें उसके ऑफिस की लोकेशन जो है वो पता करनी है। ठीक है। अब जो एम्प्लॉय टेबल थी हमारी, उसमें एम्प्लॉयज के नाम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये सब तो थे, बट डिपार्टमेंट की लोकेशन नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय है अनूप। अब ये इसके डिपार्टमेंट की लोकेशन हमें EMPL टेबल से नहीं मिल सकती। EMPL टेबल से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है कि इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, बट अगर हमें इसकी लोकेशन जाननी है तो हमें अब 2 टेबल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट टेबल है वहां डिपार्टमेंट्स की लोकेशन तो है बट एम्प्लॉयज के नाम नहीं है, बट हमें तो अनूप के ऑफिस की लोकेशन चाहिए। इन रिव्यूइंग द डिपार्टमेंट टेबल अबव we note that department number 20 is in चेन्नई। तो अभी आपने देखा था अनूप डिपार्टमेंट 20 में काम करता था, और अगर आप यहाँ से चेक करें तो डिपार्टमेंट नंबर 20 की लोकेशन क्या है, चेन्नई है। ठीक है। बट द टेबल डज नॉट इंक्लूड द एम्प्लॉयज नेम फील्ड। बट यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम स्टोर्ड नहीं है, वहां पे उसकी लोकेशन नहीं थी EMPL टेबल में, और यहाँ उसका नाम नहीं है। तो हमें दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन कंबाइन करनी है।
By reviewing the EMPL table, we can see that Anup works in department 20, but location of the department is not contained within this table. ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि EMPL टेबल में नाम है तो वहां डिपार्टमेंट की लोकेशन नहीं है, और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट की लोकेशन है तो एम्प्लॉय का नाम नहीं है. Now the question is, how do we get this information without doing two separate select statements? अब बिना दो अलग अलग select statement लिखे हम इस information को कैसे gather करेंगे? And the answer is the join query. और हमारे इस question का answer जो है वो हमें किससे मिलता है? Join query से मिलता है. Since both EMPL table and department table carry column department number, दोनों ही टेबल्स में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर जो है वो क्या है? कॉमन फील्ड है. वी कैन जॉइन द टेबल ऑन दिस कॉमन कॉलम, यानी कि हम डिपार्टमेंट नंबर को यूज करके दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड रिलेटेड रोज फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल विद द रोज इन द EMPL टेबल, और उसकी हेल्प से हम डिपार्टमेंट टेबल की रोज को एम्प्लॉय टेबल की रोज से रिलेट कर सकते हैं. इन डूइंग दिस वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल टेबल, और ऐसा करके हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहे हैं. इवन यहाँ पे जो हमने ये प्रैक्टिकल किया, इसमें भी ये जो हमारी टेबल क्रिएट हुई, ये कैसी टेबल है? वर्चुअल टेबल. ये सिर्फ हमें आउटपुट दिखाने के लिए क्रिएट की गई है, लेकिन एक्चुअल डाटाबेस में ऐसी कोई टेबल नहीं है, क्योंकि वहां तो दो अलग अलग टेबल हैं, EMPL और DEPT, बट ये जो ज्वाइंट टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ हमें आउटपुट देने के लिए क्रिएट की गई है. A table is created in the main memory, और ये जो वर्चुअल टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ क्रिएट होती है? मेन मेमोरी के अंदर. which contain all attribute of rows from the department table and employee table where department number is equal. तो जहां पे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होंगे वहां ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के सारे कॉलम्स को क्या कर देगी? डिस्प्ले कर देगी. ठीक है. This virtual table contains the following attribute. Attributes जो है वो सेम रहेंगे. डिपार्टमेंट नंबर, नेम, लोकेशन, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन. ठीक है. तो दोनों टेबल के सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे, बट इस बार जो है ऐसा नहीं है कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सारे बना दिए. इस बार हम सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जहां पर एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर रहा होगा, सिर्फ उस केस में जो है हम इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे. ओके. अब इसे हम एक बार करके देख लेते हैं यहाँ से, बट इसे करने से पहले हम जो है अपनी डिपार्टमेंट टेबल में कुछ रोज और इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमने दो ही रोज इंसर्ट की थी. अब अगर मैं दो रोज के साथ आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को चीजें जो है वो अच्छे से समझ नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार कर देती हूँ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, DEPT where EMPL dot department number is equal to DEPT dot department number. ठीक है. अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ कितनी रोज मिली? 7 रोज मिली, जबकि हमारी डिपार्टमेंट टेबल में तो 10 एम्प्लॉयज थे, तो यहाँ पे हमें 7 एम्प्लॉयज ही क्यों मिले? अब ये कॉन्सेप्ट हालांकि मुझे बाद में पढ़ाना था, बट अब मैंने आपको रन करके भी दिखाई दिया है, तो मैं आपको एक बार ये भी समझाई देती हूँ. लॉजिक क्या होता है जब हमने EMPL, अब मैं आपको एक बार दोनों टेबल्स डिस्प्ले करके दिखाती हूँ. पहले मैं यहाँ से EMPL टेबल डिस्प्ले करती हूँ. इसे मैंने एग्जीक्यूट किया. यहाँ देखिए डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से हैं? 10, 30 और 20. ठीक है. 30 डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन सी रोज में है? ये देखिए अन्या का डिपार्टमेंट नंबर 30 है, सेठ का डिपार्टमेंट नंबर 30 है और अनिकेत का डिपार्टमेंट नंबर 30 है. बाकी सबका डिपार्टमेंट नंबर 10 या 20 है. सिर्फ अन्या, सेठ और अनिकेत, इन तीनों का डिपार्टमेंट नंबर 30 है.
अब मैं आपको डिपार्टमेंट टेबल की डिटेल्स दिखाती हूँ। ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल के लिए सेलेक्ट क्वेरी है, इसे हमने एग्जीक्यूट किया। डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास दो ही रोज हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। ठीक है, तो जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जहां हमने कंडीशन लगाई है कि एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर रहा होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट नंबर्स थे, 10, 20 और 30। 10 जिनका डिपार्टमेंट नंबर था वो डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो से मैच कर रहे हैं। 20 जिनका डिपार्टमेंट नंबर था वो डिपार्टमेंट टेबल की सेकेंड रो से मैच कर रहे हैं। बट जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 था उन्हें इस टेबल में कोई मैचिंग रो नहीं मिली, तो इसलिए वो रोज जो है वो स्किप हो गई और आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हुई। अब एक बार दोबारा से आप इस क्वेरी का आउटपुट नोटिस कीजिए। आई होप अब ये चीज आपको समझ आएगी। ये देखिए, ध्यान से यहाँ एम्प्लॉयज के नाम देखिए, अन्या, सेठ और अनिकेत, उन तीनों का डिपार्टमेंट नंबर 30 था। तीनों में से कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अन्या, सेठ और अनिकेत। टोटल 10 रोज थी एम्प्लॉय टेबल में, उसमें से वो तीनों हट गए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 था, तो बची 7 रोज और वो 7 यहाँ डिस्प्ले हो गई। यहाँ ये देखिए, डिपार्टमेंट नंबर फील्ड जो है वो 2 बार आ रही है। 2 बार क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार लिखा है, तो यानी कि एम्प्लॉय टेबल के भी सारे कॉलम्स आएंगे और डिपार्टमेंट टेबल के भी। तो एम्प्लॉय टेबल के भी ये सारे कॉलम्स आए, उसमें भी डिपार्टमेंट नंबर था, और डिपार्टमेंट टेबल के भी सारे कॉलम्स आए, उनमें भी डिपार्टमेंट नंबर था। और यहाँ से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सिर्फ मैचिंग फील्ड्स जो हैं वो कनेक्ट हुई हैं। जहां EMPL टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 था, वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर 10 वाली रो से ही कनेक्ट हुए हैं। सिमिलरली जहां एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 20 था, वो डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट नंबर 20 वाली रो से ही कनेक्ट हुए हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अपनी टेबल में थोड़ी सी रोज और इंसर्ट कर लेते हैं। अलग से क्वेरी लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम ऊपर से ही चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेरी थी हमारी, यहाँ हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 30, डिपार्टमेंट 30 हम ले लेते हैं सेल्स का, और उसका ऑफिस हम दे देते हैं मुंबई में। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से रन कर दिया। 1 रो अफेक्टेड, यानी एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई। अब हम यहाँ ले लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 40, डिपार्टमेंट नंबर 40 हम ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए। इसका ऑफिस जो है वो हम दे देते हैं कोलकाता में। इसे एग्जीक्यूट करेंगे। 1 रो इफेक्टेड, यानी एक रो जो है और इंसर्ट होगी। अब यहाँ पे 5 रोज ले लेते हैं हम, तो एक रो और ले लेंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या दें वो हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। जरूरी नहीं है हम टेबल में कोई भी एंट्री ले सकते हैं, बट हमें अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट ले, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ऑपरेटिंग या मार्केटिंग, प्रोडक्शन कोई भी ले सकते हैं, तो हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। हमने एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ले लिया, और इसका ऑफिस जो है वो हमने कहाँ रख दिया, मान लीजिए ये हमने रख दिया है न्यू दिल्ली में, या फिर दिल्ली में हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए ले चुके थे, इसे हम ले लेते हैं केरला में। इसे एग्जीक्यूट किया, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे, हमें टोटल 5 रोज मिलेंगी, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इस पे जो है फर्दर क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे। इन MySQL we are able to join multiple tables together इन दिस फैशन। तो यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा था ज्वाइन क्वेरी का कॉन्सेप्ट, और ये हमने इधर वाले बॉक्स में जितनी डिटेल पढ़ी थी, तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। Although it may not be practically, it is practically possible. Be aware that more than
more tables we join, more complicated the query becomes. अब यहाँ पे ये लाइंस जो है इसमें कई सारे मिसप्रिंट्स हैं, तो इसलिए आपको ये लाइन सही से समझ नहीं आ रही होगी। फर्स्ट लाइन में भी यहाँ ये मल्टीट्यूड नहीं आएगा, दे आर जस्ट सेइंग दैट वी आर एबल टू जॉइन मल्टीपल टेबल्स टुगेदर इन दिस फैशन, although it may not be practically possible. Be aware that more tables we join, the more complicated the query becomes. यानी कि जितनी ज्यादा टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरीज हैं वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। In order to find the location of employee named Anoop, we would use the following query. अब हमें जो था, हमने टेबल को ज्वाइन तो कर लिया, हमें क्या करना था, हमें अनूप की डिटेल्स फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ई नेम लोकेशन, हमें तो सिर्फ क्या बताना था कि अनूप के ऑफिस की लोकेशन क्या है, हमें सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करवाना है और उसकी लोकेशन डिस्प्ले करवानी है। तो इसलिए सेलेक्ट क्वेरी में हमने सिर्फ दो ही कॉलम्स के नाम लिखे, एम्प्लॉय का नाम और उसकी लोकेशन, ई नेम एंड एलओसी। ठीक है, अब कौन कौन सी टेबल से मिलेंगी हमें ये इंफॉर्मेशन, फ्रॉम ईएमपीएल एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि ई नेम जो है वो ईएमपीएल टेबल से मिलेगा, एलओसी जो है वो, लोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगी। अब जब हम इन्हें इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट करें तो होगा क्या, यहाँ पे सारी रोज ज्वाइन हो जाएंगी, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक कंडीशन तो हमें क्या लगानी है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो दोनों टेबल्स में जहां पे इक्वल है, सिर्फ वही रोज आपस में ज्वाइन हो, यानी कि जहां एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल है, सिर्फ वही रोज आपस में ज्वाइन हो। ठीक है, बट ये कंडीशन लगाने के बाद भी हमें क्या होगा, हमें सारे एम्प्लॉयज की ऑफिस की लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैचिंग फील्ड्स होंगी तो हर एम्प्लॉय की मिलेगी। हमें हर एम्प्लॉय की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अनूप की चाहिए, तो हमें यहाँ दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो हमने वेयर क्लॉज के अंदर दो कंडीशन स्पेसिफाई की, दैट ई नेम इज इक्वल टू अनूप एंड एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। अब जब दो कंडीशन थी तो ऑब्वियसली हम उन्हें रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने यहाँ यूज किया वो कौन सा किया, एंड यूज किया, क्योंकि हमें ये दोनों ही कंडीशंस जो है वो ट्रू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये क्वेरी आपको एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो ये देखिए, पहले यहाँ पे हमें 7 रोज मिली थी, अब कितनी रोज मिल रही है, पूरी की पूरी 10 रोज मिल रही है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट टेबल में जो है डिपार्टमेंट नंबर 30 की लोकेशन भी थी, तो हर एम्प्लॉय की लोकेशन हमें मिल गई, स्मिथ की भी और अन्या, सेठ, महादेवन, सबकी हमें लोकेशन मिल गई, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की लोकेशन हमारे डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर थी। अब हमें इस टेबल से सिर्फ एक एम्प्लॉय की लोकेशन चाहिए। वहां क्वेश्चन में हमसे अनूप की पूछी थी, बट हमारे पास अनूप नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं है। मान लीजिए हमें महादेवन के ऑफिस की लोकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे वेयर में एक कंडीशन ऐड कर देंगे, एंड की हेल्प से ऐड करेंगे। अब कंडीशन क्या है, ई नेम इज इक्वल टू महादेवन। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक रो मिलेगी। ये देखिए, महादेवन की हमें रो मिल गई, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, एम्प्लॉय नेम शुड बी महादेवन और दोनों टेबल्स का डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए। तो महादेवन में जब ये डिपार्टमेंट नंबर मैच हुआ तो ये दो आपस में कनेक्ट हो गई। बट अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट में क्या लगा रखा था, स्टार, तो यानी कि सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और लोकेशन चाहिए, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट टेबल से हमें कौन सा कॉलम चाहिए, लोकेशन कॉलम चाहिए, तो ई नेम कॉमा लोकेशन। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉलम मिले, दैट महादेवन का ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में है। तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे
क्वेरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जितनी टेबल्स हमें ज्वाइन करने की जरूरत है हम उन्हें कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी मिनिमम टेबल्स को ज्वाइन करने से हमारी क्वेरी सॉल्व हो सकती है, हमें उतनी ही टेबल्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा टेबल्स हम ज्वाइन करते जाएंगे हमारी क्वेरी जो है वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। The virtually joined table that we created consists of one row that meet the specifications of the where clause। यानी कि यहाँ पे जो हमारी टेबल क्रिएट हुई, जो वर्चुअल टेबल क्रिएट हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी रोज थी? 1 रो थी, क्योंकि सिर्फ एक ही रो ऐसी थी जो वेयर क्लॉज की स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी, यानी कि जिसमें ई नेम अनूप था और जिसका डिपार्टमेंट नंबर भी सेम था। डिपार्टमेंट नंबर सेम के लिए तो बहुत सारी रोज मैच कर रही थी, बट ई नेम अनूप के लिए सिर्फ एक ही रो सेटिस्फाई कर रही थी, इसलिए इस वर्चुअल टेबल में सिर्फ एक ही रो जो है वो जनरेट हुई। सिंस वी सिलेक्टेड ओनली ई नेम एंड लोकेशन फील्ड, ओनली दीज कॉलम्स वर रिटर्न्ड। क्योंकि हमने सेलेक्ट क्वेरी में सिर्फ 2 ही कॉलम्स के नाम लिखे थे, इसीलिए हमें यहाँ 2 ही कॉलम्स जो हैं वो रिटर्न हुए। However, we can retrieve as many attributes from each table as we need। हमें जौन सी भी टेबल से जितने कॉलम्स चाहिए हम उतने कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करके उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। Thus, we can say that a join is used when an SQL query requires data from more than one table on database। तो हम ये कह सकते हैं कि join queries जो हैं वो हम कब यूज करते हैं? जब हमें database की एक से ज्यादा टेबल पे query जो है वो रन करनी होती है। Join can compare 2 or more tables by specifying columns for each, comparing the value in those columns row by row and concatenating rows that have matching values। joins जो है वो क्या करते हैं? joins जो है टेबल्स की रोज को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जितनी भी टेबल्स के नाम आपने लिखे हैं, 2 टेबल्स के लिखे हैं तो 2 टेबल्स को 2 से ज्यादा लिखी हैं तो उन्हें, जितनी भी टेबल्स के नाम आपने स्पेसिफाई किए हैं, ज्वाइन क्वेरी जो है उन सभी टेबल्स के जो कॉलम आपने स्पेसिफाई किया है हर टेबल का, उन्हें कंपेयर करती है, और जहां पे मतलब कंपैरिजन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, वो उन रोज को आपस में क्या कर देते हैं? कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, और इस तरीके से हम जो है जॉइंस से रिजल्ट फाइंड आउट कर पाते हैं। The from clause is used to specify which table and view have to be joined। और from clause जो है वो हमें ये बताता है कि हम कौन कौन सी टेबल्स को ज्वाइन करके जो है व्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। The columns being joined must have same or comparable data type। जिन कॉलम्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनमें कंपेरेबल डाटा टाइप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने क्वेरी लिखी उसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे जो है ज्वाइनिंग की। अब यहाँ हमारी टेबल में तो दोनों में कॉलम का नाम भी सेम था, एम्प्लॉय टेबल में भी नाम डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट टेबल में भी नाम डिपार्टमेंट नंबर था, बट इट मे बी पॉसिबल कि कॉलम के नाम जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं जब हम उन्हें यूज करें, लेकिन उनका डाटा टाइप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डाटा टाइप जो है वो कंपेरेबल नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाते। अब मान लीजिए आप यहाँ पे empl.department number इज इक्वल टू department.dname लिख देते। अब एक का डाटा टाइप इंटीजर है और दूसरे का वैरचर, तो क्या उनकी इक्वालिटी कभी भी चेक हो पाती? क्योंकि जब हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो दोनों सिचुएशन, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे आपका डाटा टाइप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Let us consider one more example। हमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है। If you want to know the name, job, department number, department name and department location of all the employees, what would you do? यानी कि अगर आपको सभी एम्प्लॉयज का नाम, उनकी जॉब, उनके डिपार्टमेंट का नंबर, नेम और लोकेशन जाननी है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा?
ज्वाइन क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से हमें नेम और जॉब मिलेंगे और डिपार्टमेंट टेबल से हमें डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन मिलेगी। डिपार्टमेंट नंबर तो हम दोनों में से किसी भी टेबल से पिक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ सारे एम्प्लॉयज की चाहिए, तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है कि उनका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मैचिंग होना चाहिए। उसके अलावा हमें और कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। तो इसे करते हैं, हम अलग से क्वेरी लिख लेते हैं इसके लिए, सेलेक्ट। अब हमें क्या क्या चाहिए था, एम्प्लॉय का नेम, उसकी लोकेशन चाहिए थी, उसका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए था, ठीक है, और क्या चाहिए था, उसके डिपार्टमेंट का नाम चाहिए था और उसके डिपार्टमेंट की लोकेशन चाहिए थी। अब फ्रॉम क्वेरी में हम दोनों टेबल्स का नाम लिखेंगे, फ्रॉम EMPL, DEPT, वेयर। अब वेयर में हमें कंडीशन क्या लगानी है, जहां डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मैच कर रहा हो, यानी कि वेयर EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यानी कि जब हमारा दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है, उस केस में जो है हमारी दोनों टेबल्स की रोज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। अब क्या आपको लग रहा है कि इस क्वेरी में कोई मिस्टेक हो सकती है? यहाँ पर देखिए, मैंने ये डिपार्टमेंट नंबर लिखा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो कौन सी टेबल का है, एम्प्लॉय टेबल का या फिर डिपार्टमेंट टेबल का? क्योंकि जब मैं इसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो सॉफ्टवेयर को तो ये बताना पड़ेगा ना कि हम ये कॉलम कौन सी टेबल का डिस्प्ले करवा रहे हैं, अदरवाइज तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो है टेबल के नाम के साथ स्पेसिफाई करते हैं। हम चाहे तो इसे EMPL टेबल के नाम के साथ लिख सकते हैं, चाहे तो डिपार्टमेंट टेबल के, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। बट हमें यहाँ पे वो मेंशन जो है करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए, जब हमने रन किया हमें सारे एम्प्लॉयज का नाम मिला, उनकी लोकेशन मिली, उनका डिपार्टमेंट नंबर मिला। सॉरी, ये हमने लोकेशन कॉलम यहाँ पे 2 बार दे दिया था, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की जॉब प्रिंट करवानी थी। इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट किया। अब ये देखिए, हर एम्प्लॉय की नेम, उसकी जॉब, उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसके डिपार्टमेंट का नाम और उसकी लोकेशन जो है हमें इससे पता चल गई। टोटल हमारे पास 10 रोज थी, सबके मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर्स डिपार्टमेंट टेबल में भी थे, तो इसलिए हमारे टोटल 10 रोज जो है वो रिट्रीव हुई। यहाँ डिपार्टमेंट नंबर अगर आप डिपार्टमेंट टेबल का भी लेते तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा देती हूँ। अगर आपने यहाँ एम्प्लॉय की जगह डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया है, इसे एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए, तो भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आप चाहे तो एम्प्लॉय टेबल का ले सकते हैं, चाहे तो डिपार्टमेंट टेबल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही टेबल्स में ये कॉलम जो है वो इसी नाम से प्रेजेंट है। अगर दोनों टेबल में नाम अलग अलग होता, मान लीजिए एक में हमने DEPT नंबर NO लिखा हुआ है, दूसरी में हमने पूरा लिखा होता डिपार्टमेंट नंबर या फिर डिपार्टमेंट NO या फिर DEPT नंबर, कुछ भी अगर स्पेलिंग डिफरेंस भी होता तो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता कि हमने जो मेंशन किया है वो कौन सी टेबल से है। बट हमारी स्पेलिंग भी कॉलम की दोनों टेबल्स में एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना जो है वो जरूरी है, अदरवाइज तो वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बुक में देखते हैं। You have to use join and you need to join the two tables EMPL and department. Obviously हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे स्टॉप किया था, what would you do कि हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम join यूज करेंगे और हम EMPL और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फील्ड दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। और हमारी क्वेरी क्या होगी, हमारी क्वेरी यहाँ से ये होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट DEPT where EMPL.department number is equal to dept.department number। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेरी जो है वो किसका सॉल्यूशन है, राइट अ क्वेरी टू जॉइन टू टेबल्स EMPL एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 टेबल्स को ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। यहाँ हमने कॉलम्स का सिलेक्शन नहीं किया है,
कॉलम्स के प्लेस पे हमने क्या यूज किया है, स्टार, यानी कि दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, डी नेम एंड लोकेशन। तो इस वाली क्वेरी से हमारा जो है सिर्फ कंडीशन कौन सी थी, क्योंकि दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए, तो जहां भी डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा था वो रोज आपस में ज्वाइन हो गई और सारे कॉलम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो गए। Hey, did you notice there are 2 fields by the name department number, कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के नाम से दो फील्ड्स हैं, वन डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMPL टेबल एंड वन फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। ये वाला टॉपिक जो है मैंने आपको डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखा ही दिया है, समझा भी दिया है, अब आप यहाँ से बुक से भी देख सकते हैं। This happened because we specified asterisk in the select list of our join query, क्योंकि हमने join query में की जो select list थी उसमें हमने asterisk स्पेसिफाई किया था, स्टार सिंबल लगाया था, तो इस वजह से हमारी दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स आए और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 2 बार शो हुआ। If you specifically mention the field name, अगर हम स्पेसिफिकली फील्ड का नाम लिखें सेलेक्ट लिस्ट के अंदर ज्वाइन क्वेरी की, देन ओनली द स्पेसिफाइड कॉलम्स विल अपीयर, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम्स ही जो हैं वो अपीयर होंगे। दैट इज इफ यू चेंज अबव क्वेरी टू द फॉलोइंग क्वेरी देन डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नंबर कॉलम विल गेट रिमूव्ड। जो अबव क्वेरी थी अगर हम उसे चेंज करके इस तरीके से लिखें तो डिपार्टमेंट नंबर एक ही बार आएगा। अब इस क्वेरी में उन्होंने चेंज क्या किया ये देखिए, सेलेक्ट EMPL डॉट स्टार। EMPL डॉट स्टार का मतलब क्या है, EMPL टेबल के सारे कॉलम, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि हम टेबल के नाम के साथ कॉलम का नाम यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था डिपार्टमेंट नंबर के केस में। उसी तरीके से कॉलम की जगह आप एस्ट्रिक भी लगा सकते हो। तो एम्प्लॉय डॉट एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम्स, कोमा डी नेम हमारा डिपार्टमेंट में ही था और लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय टेबल के तो सारे कॉलम्स आए और डिपार्टमेंट टेबल से सिर्फ डी नेम और लोकेशन आए। तो इस केस में हमारा डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही बार डिस्प्ले होगा और टोटल कॉलम्स जो हैं वो सारे आएंगे, एम्प्लॉय के भी और डिपार्टमेंट के भी। बाकी सारी कंडीशन सेम है, फ्रॉम EMPL comma department where department number is same. This means that employee dot star, that is all fields of the employee table along with the D name and location field should appear in the output. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे सारे कॉलम्स रिप्रेजेंट होंगे, बट जो डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आ रहा था वो अब कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, आप चाहे तो आप इसे भी करके देख सकते हैं, मैं एक बार आपको ये रन करके भी दिखा देती हूँ। सेलेक्ट, अब हमें क्या करना है, EMPL डॉट स्टार, पहले मैं आपको सिंपली स्टार से करवा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL कॉमा डिपार्टमेंट वेयर, ये कंडीशन हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए सारी टेबल्स आपस में ज्वाइन हुई, सारे कॉलम्स आए, बट डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आया क्योंकि दोनों टेबल्स के सारे कॉलम सेलेक्ट किए। अब अगर यहाँ दोनों टेबल्स के सारे कॉलम सेलेक्ट करने की बजाय मैं एम्प्लॉय टेबल के तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ, EMPL डॉट स्टार कोमा डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स के नाम लिख देती हूँ, डी नेम कोमा लोकेशन, यानी कि एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम्स और डी नेम और लोकेशन। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। तो अब इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर 2 बार है ये आप देखना कि ये अब 1 टाइम ही शो होगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिफाइड नेम्स, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। टेबल के नाम के साथ जब हम कॉलम का नाम लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, फील्ड का नाम लिखते हैं, आपको पता ही है कि कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट तीनों जो है वो सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल के कॉलम को हम कॉलम भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो जब हम कॉलम का नाम टेबल के नाम के साथ यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड नेम। ठीक है,
Did you notice that in all the where condition of join queries given so far, जहां भी हमने join query के अंदर where condition लगाई है, the field names are given as table name dot field name. जितने भी where clause हमने लगाए, हमने दोनों tables के department number को मैच किया, तो हमने कैसे मैच किया? employee dot department number is equal to dept dot department number. तो जहां भी हमने where clause में join query लगाई, हमने कॉलम्स को उनकी टेबल के नाम के साथ लिखा. दिस टाइप ऑफ फील्ड नेम्स आर कॉल्ड क्वालिफाइड फील्ड नेम्स. इस तरीके के नामों को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड फील्ड नेम्स. क्वालिफाइड फील्ड नेम्स आर वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अ फील्ड इफ द टू जॉइनिंग टेबल्स हैव फील्ड विद द सेम नेम. जिन दो टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनमें फील्ड का नाम जो है वो सेम है, जैसा कि हमारे केस में था डेप्ट नंबर. फॉर एग्जांपल, इफ वी से डेप्ट नंबर फील्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग टेबल ईएमपीएल एंड डिपार्टमेंट, दोनों ही टेबल्स में, ईएमपीएल में भी और डीईपीटी में भी, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो किस नाम से स्टोर था? DEPTNO. ठीक है. यू विल डेफिनेटली आस्क डिपार्टमेंट नंबर फील्ड ऑफ विच टेबल. तो अगर हम सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि कौन से टेबल का डिपार्टमेंट नंबर. टू अवॉइड सच एम्बिग्यूटी द क्वालिफाइड नेम्स आर यूज्ड. और इस तरीके की एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम क्वालिफाइड नेम्स का यूज करते हैं. तो यानी कि जहां भी जिन टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उन टेबल्स में अगर किसी कॉलम का नाम जो है वो सेम है, तो उस कॉलम के नाम को हम हमेशा टेबल के नाम के साथ यूज करना प्रेफर करते हैं, ताकि कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो. ठीक है. Therefore, in the above given queries, the columns that have similar name in both the tables have been given qualified names, that is table name dot column name. और इसीलिए जो है ऊपर जितनी भी क्वेरी दी गई हैं, उनमें जो डिपार्टमेंट नंबर था, जो सिमिलर नेम था, उसे टेबल के नाम के साथ यूज किया गया, क्वालिफाइड नेम्स की तरह यूज किया गया, ताकि हम हर तरीके की एम्बिग्यूटी को अवॉइड कर सकें. If the table do not have the column with the same name, अगर कॉलम्स के नाम जो हैं वो सेम नहीं है टेबल्स में, using table name as qualifier in the select statement is optional. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब टेबल्स के नाम सेम होते हैं तब एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है. तो वहां पे जब कॉलम्स के नाम सेम होते हैं, उस केस में एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि वो कौन सी टेबल का है. तो अगर कॉलम के नाम सेम है ही नहीं, तो एम्बिग्यूटी भी क्रिएट नहीं होगी. तो जब एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं हो रही, तो उस केस में टेबल का नाम यूज करना हमारी चॉइस है कि हम कॉलम के नाम के साथ टेबल का नाम जो है वो यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते. उस केस में वो कंपल्शन नहीं रहता. द फ्रॉम क्लॉज लिस्ट ऑल द टेबल्स इन्वॉल्व्ड एंड वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज द जॉइन. जो फ्रॉम क्लोज होता है सेलेक्ट क्वेरी का, उसमें हम उन सारी टेबल्स का नाम लिखते हैं जिनको हमें आपस में ज्वाइन करना है. और जो वेयर क्लोज होता है, उसमें हम ज्वाइन की कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, और उस कंडीशन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो किस तरीके का ज्वाइन है. विदाउट अ वेयर क्लॉज, यानी कि वो ज्वाइन कंडीशन जहां वेयर क्लॉज नहीं होता है, each row of the first table will be joined with every row of the second table. तो जो हमने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी थी, जहां पे हमने सिर्फ लिखा था select star from EMPL, डिपार्टमेंट, तो वहां पे हमने क्या किया था कि फर्स्ट टेबल की हर रो को सेकंड टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन कर दिया गया था, which results in Cartesian product. तो जब हम वेयर क्लोज स्पेसिफाई नहीं करते, हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, उस केस में हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. मल्टीपल कंडीशंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वेयर क्लॉज यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट. अगर हमें वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है, मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, तो उस केस में हम उन कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कनेक्ट करते हैं. इधर एंड और नोट को हम यूज करते हैं. जनरली हम सिर्फ एंड या और ही यूज करते हैं, क्योंकि एंड और ही मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. अगर हमने जितनी कंडीशन लिखी है वो सारी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, तो हम यूज करेंगे एंड को. और अगर हमने जो कंडीशन लिखी है
उनमें से एक के ट्रू होने से भी हमारा काम चल सकता है, तो हम उन्हें ज्वाइन करते हैं और की हेल्प से। एंड का मतलब होता है ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, और का मतलब होता है एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है। And the relational operators equal, greater than equal to, less than equal to are used as join operators। और इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम जॉइन ऑपरेटर्स की तरह जो है यूज करते हैं जब हमें कंडीशंस लगानी होती हैं। जैसे कि हमने डिपार्टमेंट नंबर में इक्वालिटी चेक की थी, हमने ई नेम इज इक्वल टू अनूप चेक किया था। सिमिलरली हमें अगर सैलरी लेस देन 5000 या इस तरीके की कोई कंडीशन चेक करनी हो तो उन्हें हम किसकी हेल्प से करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब हमें एक एग्जांपल और दिया गया है। डिस्प्ले डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। हमें टोटल ये 6 कॉलम्स चाहिए कि डिपार्टमेंट का नंबर, उसका नेम, एम्प्लॉय का नंबर और नेम, जॉब और सैलरी। एंड ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर। और उसके बाद हमें रोज को ऑर्डर भी करना है। ऑर्डर मतलब उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और वो कैसे करना है? वो भी हमें 2-2 कॉलम्स पे करना है। एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे और डिपार्टमेंट नंबर जहां सेम होगा उसके अंदर हम एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे डाटा को अरेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सेलेक्ट में अपने कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए? हमें चाहिए डिपार्टमेंट नंबर, तो हमने लिखा empl डॉट डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद हमें चाहिए डिपार्टमेंट का नेम, तो हमने लिखा डी नेम। उसके बाद हमें चाहिए एम्प्लॉय का नंबर, तो हमने उसके लिए स्पेसिफाई किया एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो हमने ई नेम स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नेम जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में था, तो हमने डायरेक्टली डी नेम लिखा। एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में था, तो EMPNO, एम्प्लॉय नेम के लिए ई नेम। बट डिपार्टमेंट नंबर क्योंकि दोनों टेबल में था, तो इसलिए हमने उसे टेबल के नाम के साथ लिखा, क्योंकि अगर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर लिखते तो वो हमें नहीं पता चलता हम कौन सी टेबल का लिख रहे हैं। क्या हम टेबल कोई भी यूज कर सकते हैं, इधर EMPL और DEPT, बट हमें टेबल का नाम जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जॉब कॉलम। ये भी हमें एक ही टेबल में था, तो सिंपली जॉब लिख दिया। सैलरी वाला भी सेल कॉलम सिर्फ EMPL टेबल में था, तो सिर्फ कॉलम का नाम लिखा। तो सेलेक्ट लिस्ट में हमने सारे कॉलम स्पेसिफाई कर दिए जो हमें डिस्प्ले करवाने हैं। अब फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम टेबल्स के नाम लिखेंगे, तो हम यहाँ 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, EMPL और डिपार्टमेंट। तो फ्रॉम EMPL DEPT हमने दोनों टेबल्स के नाम मेंशन कर दिए। उसके बाद हमने लगाया है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। अब हम जब 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस एम्प्लॉय का नाम नंबर और जॉब सैलरी हमने लिखी है, ऑब्वियसली हम उसी एम्प्लॉय का तो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवाएंगे उस रो में। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी डिपार्टमेंट नंबर या कोई भी डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवा देंगे। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि दोनों टेबल्स का डिपार्टमेंट नंबर मैच होना चाहिए। तो हमने कंडीशन क्या लिखी? EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि इतना जब तुमने गैदर कर ली इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद तुम्हें रोज को ऑर्डर करना है, यानी कि रोज को अरेंज करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं बताया, तो जब नहीं बताया होता तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही कर देते हैं। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में 2 कॉलम के बेसिस पे करना है, एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर को अरेंज करो, जहां डिपार्टमेंट नंबर सेम है वहां एम्प्लॉय नंबर को अरेंज करो। तो उसके लिए हमने लिखा ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर। अब अगेन डिपार्टमेंट नंबर के साथ हमें टेबल का नाम लिखना जरूरी था, तो हमने लिखा ऑर्डर बाय EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर।
ठीक है। तो और जिन स्टूडेंट्स को ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना नहीं आता कि हम डाटा को कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं डाटाबेस की जो फर्स्ट वीडियो है हमारी उसे रेफर कर सकते हैं। उसमें हमने ऑर्डर बाय क्लोज को डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा फोकस अभी जॉइंट्स पे है तो मैं ये ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी डीबीएमएस वाली प्लेलिस्ट गिवन है, उस प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डाटा जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके मिलेगा। अब हम एक बार आपको इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा डिपार्टमेंट का नाम। उसके बाद हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए। उसके बाद हमें एम्प्लॉय का नंबर चाहिए। उसके बाद हमें उसकी जॉब और उसकी सैलरी। ठीक है, हमें ये वाले कॉलम्स चाहिए थे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय नंबर को पहले डिस्प्ले करवा लेते हैं क्योंकि हमें उसके बेसिस पे डाटा को अरेंज भी करना है, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके बाद हम फ्रॉम क्लॉज लिखेंगे। फ्रॉम कौन कौन सी टेबल से ज्वाइन करवा रहे हैं, EMPL कोमा DEPT। ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे वेयर क्लॉज। वेयर EMPL डॉट DEPT नंबर इज इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। अब ये कंडीशन तो हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें डाटा को अरेंज भी करना है, और वो भी किस बेसिस पे, पहले डिपार्टमेंट नंबर और उसके बाद एम्प्लॉय नंबर। ठीक है। तो हम लगाएंगे ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ डिपार्टमेंट नंबर के साथ हम टेबल का नाम भी यूज करेंगे, तो हम लिख देते हैं EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, कोमा इसके बाद हमें एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे करना है तो EMPNO सेमीकोलन। अब हमारी क्वेरी जो है कंप्लीट हो गई। हम इसे रन करके देखते हैं। इस क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखिए अब हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हुआ है और अरेंज ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे अरेंज किया था, तो ये देखिए पहले 10 डिपार्टमेंट नंबर की सारी रो आई, फिर 20 और फिर 30। अब जहां डिपार्टमेंट नंबर सेम है वहां किस बेसिस पे अरेंज होगा, एम्प्लॉय नंबर। तो जहां डिपार्टमेंट नंबर सेम है यानी कि स्टार्टिंग की 4 रोज में डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो ये देखिए स्टार्टिंग की 4 रोज जो है वो एम्प्लॉय नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, 101, 105, 106 एंड 108। सिमिलरली 3 रोज जो है वो डिपार्टमेंट 20 की है, 5th 6th 7th। तो यहाँ भी देखिए एम्प्लॉय नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, 104, 107, 109। देन 30 डिपार्टमेंट नंबर, उसकी भी एम्प्लॉय जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले एम्प्लॉय नंबर 102, देन 103, देन 110। तो इस तरीके से हम ज्वाइन क्वेरीज पे भी ऑर्डर बाय क्लोज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रिमेनिंग है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए आउटपुट प्रोड्यूस्ड जो है वो आपको शो किया गया है। यहाँ पे आउटपुट में देखिए वही सेम इनका आउटपुट है। पहले डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉयज आए हैं और वो भी उनका एम्प्लॉय नंबर जो है वो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 20 के सारे एम्प्लॉयज आए हैं और उनका भी एम्प्लॉय नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 30 के सारे एम्प्लॉय शो हुए हैं और उनका भी एम्प्लॉय नंबर जो है वो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग आया है। और कॉलम्स भी देखिए जो जो हमने नाम स्पेसिफाई किए थे सिर्फ वही वही कॉलम्स जो हैं हमारे डिस्प्ले हुए हैं। तो सेलेक्ट लिस्ट में हम जिन कॉलम्स को प्रोवाइड करते हैं वही कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं। फ्रॉम क्लॉज में हम जिन टेबल्स का नाम देते हैं वही टेबल्स आपस में ज्वाइन होती हैं और उन टेबल्स की उन कॉलम्स के अंदर सिर्फ वही रो डिस्प्ले होती हैं जो वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई कर रही होती हैं।
तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग टेबल एलियासेस, बट ये यहाँ से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल एलियासेस से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है काफी हो गया है, पहले आप इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि अब हम कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ते जाएं और आप प्रीवियस को रिवाइज ना करो तो चीजें जो है बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएंगी, आपको चीजें समझ आनी बंद हो जाएंगी। तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद जो है हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर करिए और मुझे अपना फीडबैक भी बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। बाय बाय।